विडंबना देखिए, नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में वह मुद्दा तो उठाया जो भारत को नहीं उठाना चाहिए था, वो जम्मू व कश्मीर का मामला, क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला था। लेकिन उसी नेहरू ने उस मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने से साफ इनकार कर दिया जिसे भारत को निश्चित रूप से उठाना चाहिए था, वो था तिब्बत का। भारत की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए और एक शांतिपूर्ण पड़ोसी के अस्तित्व को लेकर इसके महत्व के बावजूद देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक राष्ट्र के रूप में तिब्बत के अस्तित्व को बचाने में भारत की सफलता की। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। यह इलाका विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई वाला स्थान है। 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए तिब्बत की औसत समुद्र तल से ऊंचाई 4380 मीटर है, जबकि कश्मीर की 1850 मीटर है। भारत के पड़ोस में बसे तिब्बत के साथ भारत का नाता आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रहा है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार 7वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के शांत रक्षिता और पद्म संभव 2 बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया था। इसीलिए भारत को तिब्बत का धर्म गुरु कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत के ऋषियों मुनियों ने यहाँ जाकर तपस्या की थी, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। यह मान्यता है कि जब ब्रह्मा ने पृथ्वी पर गंगा को अवतरित किया था और शिव ने उनको अपनी जटाओं में समेटा था, उस समय शिव मानसरोवर पर्वत पर ही तपस्या कर रहे थे। मानसरोवर पर्वत और मानसरोवर झील का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। इसलिए तिब्बत चीन के बजाय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भारत से अधिक जुड़ा हुआ था। 1949 में जब चीन में राष्ट्रवादियों को हराकर कम्युनिस्टों ने जीत हासिल की थी, उसी समय माओ की सेना ने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था कि तिब्बत को चीन के एक राज्य के रूप में शामिल करना उनके लक्ष्यों में शामिल है। नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और उनके दिमाग में उसी समय घंटियां बज जानी चाहिए थी और चीन की ऐसी किसी कोशिश का सामना करने के लिए सेना की तैयारियों का जायजा लेना चाहिए था। लेकिन नेहरू ने क्या किया? कुछ भी नहीं। चीन के साथ तिब्बत में लड़ने के लिए इतनी ऊंचाई पर अभ्यस्त होने वाले सैनिकों की आवश्यकता थी। हमारी सेना विश्व युद्ध के समय के हथियारों से लैस थी और आधुनिक हथियारों के लिए कराह रही थी। सेना की आवश्यकताओं की तरफ नेहरू को ध्यान देने को तैयार नहीं थे। विदेश विभाग नेहरू को एफ्रो एशियन लीडर बनवाने में व्यस्त था। देश की सीमाओं पर क्या होने जा रहा है उसके बारे में सोचने की फुर्सत किसको थी? हमारा पड़ोसी तिब्बत था, ना कि चीन। तिब्बत बफर था भारत और चीन के बीच। ब्रिटिश भारत हमेशा ही भारत की पूर्वी सीमा के बारे में बहुत सतर्क रहा है। अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित किया था कि रूस और चीन दोनों ही तिब्बत में कोई दखलंदाजी ना करें। 1914 में ब्रिटेन ने शिमला में चीन, तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा के लिए एक त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया था। शिमला समझौते के बाद, जिसमें ब्रिटिश भारत की सरकार, चीन और तिब्बत शामिल थे, उसमें तिब्बत के बाहरी क्षेत्र जो कि भारत की सीमाओं के साथ लगता था, में तिब्बत को पूरा अधिकार दिया गया था। इस समझौते में मैकमोहन लाइन पर सहमति बनाने की कोशिश की गई थी। अक्साई चिन से लेकर भूटान और अरुणाचल प्रदेश सभी सीमाएं तिब्बत के साथ लगती थी, ना कि चीन के साथ। इस समझौते पर हालांकि चीन ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उसका कारण था आंतरिक तिब्बत की सीमाओं पर चीन और तिब्बत के बीच सहमति नहीं बन पाई थी और चीन, तिब्बत और भारत के बीच मैकमोहन लाइन और अन्य सीमाओं के बारे में पूरी तरह से सहमति थी। इस समझौते में भारत ने चीन के साथ व्यापार के लिए रास्ता खुला रखने का अपना दावा बरकरार रखा था। इस रास्ते से भारत और चीन का बहुत व्यापार नहीं होता था, लेकिन रणनीति के रूप से यह दावा बहुत महत्वपूर्ण था। इसी रास्ते में भारत की सेना की 2 टुकड़ियां, एक ज्ञानसे और दूसरी व्यतुंग में रहती थी। इसके अलावा भारत का एक प्रतिनिधि भी लासा में नियुक्त था। ब्रिटेन ने तिब्बत में अपनी संचार व्यवस्था बनाकर रखी हुई थी और तिब्बत के रास्तों में और तिब्बत के अंदर ब्रिटेन के रेस्ट हाउस थे। इस तरह की संधियां यह सिद्ध करती हैं कि तिब्बत की एक राष्ट्र के रूप में मान्यता थी, न कि चीन के अधीन किसी राज्य की। 1912 से अब तक तिब्बत में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना अस्तित्व बनाकर रखा हुआ था। तिब्बत ने अपनी परंपरा के अनुरूप बाकी की दुनिया के साथ अपने रिश्तों को बेहद सीमित रखा। कभी भी व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को उन्होंने बनाकर नहीं रखा था, लेकिन वे देश जिनके साथ उसने संबंध बनाए थे, वे उसके साथ एक सॉवरेन नेशन के रूप में ही व्यवहार करते थे। सन 1949 में तिब्बत ने नेपाल, सिक्किम, मंगोलिया, चीन, भारत और कुछ हद तक रूस और जापान जैसे देशों के साथ राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बना के रखे हुए थे। इसके अलावा नेपाल ने लासा में एक राजदूत को नियुक्त किया हुआ था। नेपाल ने सन 1949 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए आवेदन किया, तो उसने अपने पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय वक्तृत्व का प्रदर्शन करने के लिए तिब्बत के साथ अपनी संधि और राजनयिक संबंधों का हवाला दिया था।
सन 1954 में जब दलाई लामा ने बीजिंग का दौरा किया और माओ से मिले तो माओ ने अन्य बातों के अलावा उनसे ये कहा कि तिब्बत एक महान देश है, आपका एक बेहद अद्भुत इतिहास है, आपने बहुत समय पहले चीन पर भी विजय प्राप्त की थी, लेकिन अब आप पीछे रह गए हैं और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। हो सकता है कि 20 साल बाद आप हमसे आगे हो जाएं और फिर चीन की मदद करने की बारी आपकी होगी। यानी माओ ने खुद माना कि तिब्बत एक अलग देश था। 7 अक्टूबर 1950 को चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी अपनी सीमा से लगती तिब्बत के चामडो क्षेत्र में प्रवेश कर गई और उसने वहां के गवर्नर नागबो को बंदी बना लिया। तिब्बत की सेना चीन का सामना करने में समर्थ नहीं थी। तिब्बत ने भारत से मदद की गुहार लगाई। नेहरू चीन की इस कार्रवाई से सख्ते में आ गए। अभी आज़ादी मिले हुए 3 साल ही हुए थे। पाकिस्तान ने आज़ादी मिलने के बाद तुरंत कबायलियों के साथ कश्मीर में हमला कर दिया था और इस कारण से भारत की सेना पाकिस्तान की सीमा पर उलझी हुई थी। चीन की सेनाओं के तिब्बत में प्रवेश की सूचना मिलने के बाद नेहरू की भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल करियप्पा, आईबी के बीके मलिक और रक्षा मंत्री बलदेव सिंह के साथ वार्ता हुई। मलिक ने बताया कि भारत अगर तिब्बत की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजता है तो अमेरिका मदद के लिए तैयार है। सेनाध्यक्ष करियप्पा से जब तिब्बत को बचाने के लिए आवश्यक लगभग 1 ब्रिगेड सेना की उपलब्धता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैं 600 से अधिक सैनिक इस अभियान के लिए नहीं उपलब्ध करा सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान के साथ लगती सीमा के लिए सैनिकों की आवश्यकता थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेहरू ने देश की सुरक्षा के बारे में गंभीरता से कोई ध्यान नहीं दिया था और उस समय उपलब्ध सेना में 50,000 सैनिकों की उन्होंने कटौती की थी। सरकार के पास सैनिक भर्ती करने का विकल्प था, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। दूसरी बाधा जो थी वो ये थी कि हमारे सैनिक इतनी ऊंचाई पर लड़ने के अभ्यस्त नहीं थे। हमारे पास सेना सीमित मात्रा में है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हमारा काम था कि हम विश्व जनमत को परखेंगे। विश्व जनमत पूरी तरह से चीन के खिलाफ था। हमारे पास विकल्प था कि अमेरिका और यूरोप के देशों से बात कर सकते थे। एक कमजोर राष्ट्र का मुद्दा उठाने से और उसके साथ खड़ा होने में भारत की प्रतिष्ठा ही बढ़ती। अगर नेहरू संभावनाएं तलाशते तो हो सकता है कि अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभियान की संभावना बन जाती। चीन उस समय बहुत मजबूत हालत में नहीं था। उसकी सेना काफी बड़ी संख्या में कोरिया के युद्ध में उलझी हुई थी, लेकिन नेहरू अब तक विश्व में गुटनिरपेक्ष नीति के बहुत बड़े प्रवक्ता बन चुके थे और अमेरिका से मदद मांगने के बाद उनकी गुटनिरपेक्ष की छवि को बहुत अधिक हानि पहुंचती। इसलिए उन्होंने अमेरिका से संपर्क साधना और उसकी मदद लेने से परहेज किया। किसी भी देश की विदेश नीति अपने देश के हितों पर आधारित होती है, न कि खोखले सिद्धांतों के ऊपर। भारत का हित था तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में विस्तारवादी चीन और भारत के बीच में अपना अस्तित्व बना के रखे। स्वतंत्र तिब्बत भारत और चीन के बीच बफर था। एक और विकल्प जो भारत के पास था वो था इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का। चीन की कम्युनिस्ट सरकार उस समय संयुक्त राष्ट्र की सदस्य भी नहीं थी और ना ही उसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का वीटो हासिल था। विश्व जनमत पूरी तरह से चीन की इस कार्रवाई के खिलाफ था। समस्या ये थी कि तिब्बत भी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं था। उसको यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठाने के लिए एक स्पॉन्सर चाहिए था। वो नेपाल हो सकता था या भारत। नेहरू ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने से भी इंकार कर दिया। इस पूरे प्रकरण में नेहरू ने आसान रास्ता चुना और तिब्बत की ओर से आंखें फेर ली और तिब्बत को यह सलाह दी कि अपने मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से चीन के साथ सुलझा ले। उनको यह समझ नहीं आया कि उसकी मदद करने से भारत की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती। तिब्बत के भारत और चीन के बीच बफर न होने के बाद भारत के सामने क्या समस्याएं आने वाली थी, इसको सरदार पटेल ने बखूबी भांप लिया था। उन्होंने नेहरू को 7 नवंबर 1950 को इस बारे में एक लंबा पत्र लिखा, जिसने उन्होंने तिब्बत के बीच से हट जाने के बाद होने वाली समस्याओं से नेहरू को आगाह किया। दुर्भाग्य से इस पत्र को लिखने के 38 दिनों बाद सरदार पटेल की मृत्यु हो गई और उनकी सलाह को नेहरू ने उनकी चिता के साथ ही जल जाने दिया। 1962 के चीन के साथ युद्ध के दौरान बंदी बनाए गए ब्रिगेडियर दलवी ने अपनी किताब हिमालयन ब्लंडर में एक घटना का जिक्र किया। अक्टूबर 1950 में मैं दक्षिण भारत के वेलिंगटन स्थित डिफेंस और रिसर्च स्टाफ का एक छात्र था। तिब्बत में चीनी प्रवेश की खबर के तुरंत बाद कमांडेंट जनरल WDA लैंटेन मुख्य लेक्चर हॉल में आए और चल रहे लेक्चर को रुकवा कर उन्होंने हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता और निष्क्रियता के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा, चीन की इस कार्रवाई के बारे में मैं विशुद्ध रूप से एक सैनिक और रणनीतिकार के रूप में बोल रहा हूं।
यह कि भारत का पिछला दरवाजा खुल गया है और हिमालय एक बड़े शक्तिशाली और विस्तारवादी चीन के साथ सीमा बन गया है। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में उपलब्ध रॉ मटेरियल और उद्योगों की चर्चा की। ये तिब्बत में ठिकानों से संचालित होने वाले बम वर्षकों की सीमा के भीतर होंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की कि इस पहाड़ी सीमा की रक्षा में भारत को उससे कहीं अधिक लागत आएगी जितना कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। पहाड़ों में सड़कें बनानी होंगी और बड़े पैमाने पर विशेष रूप से ठंड के मौसम को झेल सकने वाली सेना को तैयार करना होगा और उनके रहने के लिए पूरा आधारभूत ढांचा तैयार करना पड़ेगा, जिस पर हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। यदि कश्मीर मुद्दा जल्दी ही हल नहीं हुआ तो भारत पर असहनीय रक्षा बोझ पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय वायुसेना और नौसेना को काफ़ी लागत पर आधुनिक बनाना होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत को चीन को कब्जा करने से रोकने में असफल होने पर हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और चीन के मजबूत होने और कोरिया में उसकी सेना के वापस आने से पहले भारत को यह कार्रवाई करनी ही होगी। उनकी अंतिम भविष्यवाणी ये थी कि हाल में उपस्थित कुछ छात्र रिटायर होने से पहले चीनियों से लड़ रहे होंगे। इस समय एक विदेशी द्वारा इस तरह भारत के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना करना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन उनका आकलन कितना सही था। उस समय उनकी बातें सुन रहे लोगों में से 1962 में लेफ्टिनेंट कर्नल बैज मेहता चीन के साथ युद्ध में शहीद हो गए और मुझे बंदी बना लिया गया। यह तिब्बत का दुर्भाग्य था कि भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। अगर उस समय तक भारत को स्वतंत्रता ना मिली होती तो ब्रिटिश सरकार इस तरह से असहाय होकर देखती न रहती। दूसरा, अगर स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते तो वो भी ऐसा ना होने देते। द इकोनॉमिस्ट ने लिखा था, सन 1912 के बाद से चीन से पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखने के चलते तिब्बत का एक स्वतंत्र देश के रूप में माने जाने का दावा बहुत मजबूत था, लेकिन इस मामले में नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ना भारत पर निर्भर करता है। अगर भारत अपने और चीन के बीच एक बफर स्टेट के रूप में तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन करने का फैसला करता है तो ब्रिटेन और अमेरिका भी इसे औपचारिक राजनयिक मान्यता प्रदान करने में देर नहीं करेंगे। विडंबना देखिए, नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में वह मुद्दा तो उठाया जो भारत को नहीं उठाना चाहिए था, वो जम्मू व कश्मीर का मामला, क्योंकि ये भारत का आंतरिक मामला था। लेकिन उसी नेहरू ने उस मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने से साफ इनकार कर दिया जिसे भारत को निश्चित रूप से उठाना चाहिए था, वो था तिब्बत का। भारत की सुरक्षा के खतरे को देखते हुए और एक शांतिपूर्ण पड़ोसी के अस्तित्व को लेकर इसके महत्व के बावजूद नेहरू को जो नहीं करना चाहिए था वह उन्होंने किया, और जब उन्हें कुछ करना चाहिए था तब वो चुपचाप बैठ गए। नेहरू की रणनीति भारत और तिब्बत के लिए एक ट्रेजिडी थी। सन 1938 में जब ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य देशों ने नाजी जर्मनी के लिए चेक लोगों को धोखा दिया था, तब नेहरू ने उनकी कड़ी निंदा की थी। हालांकि उसी नेहरू ने न सिर्फ तिब्बत को धोखा दिया बल्कि भारत के राष्ट्रीय हितों को भी धोखा दिया था। नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल को बताया कि भारत के लिए तिब्बत को अच्छी तरह से हथियारबंद पीएलए से बचाने में मदद करना असंभव है, लेकिन उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, क्या अमेरिकी समर्थन से संयुक्त प्रयास द्वारा सैन्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता था। एस राजाराम ने लिखा था, दुनिया वास्तव में भारत की तरफ नेतृत्व करने के लिए देख रही थी। नेहरू ने पटेल के पत्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राय को भी दरकिनार कर दिया और तिब्बत को एक दोस्ताना बफर स्टेट में बदलने के लिए एक सुनहरे मौके को हाथ से जाने दिया। इस प्रकार के एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए भारत ने एक महान शक्ति का दर्जा भी हासिल कर लिया होता, जबकि पाकिस्तान दुनिया के ध्यान की रडार स्क्रीन से ही गायब हो गया होता। कश्मीर में नेहरू द्वारा की गई भूल को तो हर कोई जानता है, लेकिन तिब्बत में उनके द्वारा की गई मूर्खता के सामने वो कुछ भी नहीं है। दूरदृष्टि और हिम्मत की इस चिरस्मरणीय विफलता के परिणाम स्वरूप भारत को जल्द ही एक तीसरे दर्जे की शक्ति के रूप में आंका जाने लगा और इसे पाकिस्तान के समकक्ष रखा जाने लगा। नेहरू यहां तक ही नहीं रुके। जब तिब्बत ने अन्य देशों की मदद से इस मुद्दे को 23 नवंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र में उठाया तो भारत में संयुक्त राष्ट्र ने यह रुख अपनाया कि चीनियों ने भारत को पत्र लिखा है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले को निपटा रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तिब्बत यूएनओ का सदस्य नहीं था, इसलिए ये शिकायत एक एनजीओ की शिकायत के रूप में दर्ज की गई और उसको पेंडिंग में डाल दिया गया। चीन ने तिब्बत में सेना भेजने के बाद तिब्बत पर दबाव डाला कि वो वार्ता की मेज पे आए। तिब्बत ये समझ रहा था कि अगर उसका प्रतिनिधिमंडल चीन की राजधानी पेकिंग में अगर वार्ता के लिए जाएगा तो वो उसके साथ जबरदस्ती समझौते पर हस्ताक्षर करा लेगा। काफ़ी समय तक टाल मटोल के बाद तिब्बत के प्रतिनिधि चीन की राजधानी पहुंचे और वही हुआ जिसका डर था।
इस प्रतिनिधिमंडल को दबाव में लेकर 17 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करवा लिया गया, जिसका पहला सूत्र था कि तिब्बती लोग एक होकर हमलावर साम्राज्यवादी ताकतों को तिब्बत से बाहर निकाल देंगे और मातृभूमि के बड़े परिवार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में शामिल हो जाएंगे। चीन का साम्राज्यवादी शक्तियों से आशय था भारत को तिब्बत से बाहर निकालना। भारत के जो प्रतिनिधि तिब्बत में उस समय रह रहे थे वो चीन के निशाने पर थे। इस समझौते का मुख्य बिंदु था केंद्रीय अधिकारी तिब्बत में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव नहीं करेंगे। केंद्रीय अधिकारी दलाई लामा की स्थापित स्थिति, कार्यों और शक्तियों में भी बदलाव नहीं करेंगे और विभिन्न रैंक के अधिकारी पद पर बने रहेंगे। समझौते के इस बिंदु का पालन चीन ने बाद में नहीं किया। 1954 में चीन के साथ एक समझौते के साथ ही नेहरू ने तिब्बत को पूरी तरह से चीन को बेच दिया, और वह भी बिना कोई कीमत लिया हुआ। ऐसा हुआ भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते से। चीन ने तिब्बत के साथ जो किया उसके बावजूद 31 दिसंबर 1953 को भारत का एक प्रतिनिधिमंडल चीन में चाओ लाई से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल में भारत से टी.एन. कौल और गोपालाचारी थे और पीकिंग स्थित भारत के राजदूत राघवन इसका नेतृत्व कर रहे थे। टी.एन. कौल कुछ समय पहले तक चीन में भारत के राजदूत थे और गोपालाचारी विदेश मंत्रालय में इतिहास से संबंधित मुद्दे देखते थे। यह डेलीगेशन चीन में भारत के राजदूत राघवन के नेतृत्व में बातचीत कर रहा था। यह बातचीत 4 महीने तक चली। बातचीत के दौरान चीन धीरे धीरे अपनी सारी बातें मनवाता गया, लेकिन भारत के हित की कोई भी बात उसने नहीं मानी। भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते को शीर्षक ही दिया गया था कि चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार एवं परस्पर व्यवहार का समझौता, जो खुद ही तिब्बत को चीन के एक भाग के रूप में स्वीकृति देता था। अब भारत ने लिखित में मान लिया था कि तिब्बत चीन का एक राज्य है और भविष्य में चीन की इस कार्रवाई का विरोध करने की सारी संभावनाएं समाप्त कर दी। इस समझौते से भारत को तो कोई लाभ नहीं मिला और सारे लाभ सिर्फ चीन को प्राप्त हुए। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता गिव एंड टेक पर आधारित होता है। भारत का ये कहना होता कि हम आपके तिब्बत क्षेत्र को मान्यता देते हैं, लेकिन आप हमारे साथ लगती हुई सीमाओं को तो मान्यता दो। चीनी नेता जरूर ही भारत के अनाड़ीपन पर हंस रहे होंगे। इसी समझौते के द्वारा भारत ने तिब्बत के व्यापार के मार्ग पर स्थित सैन्य चौकियों को सरेंडर कर दिया और अपना एक प्रतिनिधि तिब्बत में रखने के अधिकार को भी गंवा दिया। इस समझौते में भारत ने सीमा के बारे में तिब्बत के साथ पूर्व में हुए समझौतों को रेटिफाई करने पर कोई जोर नहीं दिया। कहा जाता है कि विदेश मंत्रालय के गिरजाशंकर वाजपेयी ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर से पूर्वी सीमाओं का समाधान करने की सलाह दी थी, लेकिन तीनों फैसला लेने वाले लोगों के.एम. पणिकर, कृष्ण मेनन और नेहरू ने उनके सुझावों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इस समझौते के दौरान एक और बात का उल्लेख करना उचित रहेगा। इस वार्ता के दौरान दल के सदस्य टी.एन. कौल को एक चीनी महिला के साथ प्रेम हो गया था। शादीशुदा टी.एन. कौल ने उस महिला से शादी के लिए विदेश मंत्रालय से अनुमति मांगी और वार्ता समाप्त होने के बाद हनीमून के लिए 2 महीने की छुट्टी भी मांगी। नेहरू ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया और नौकरी जाने के डर से वह बाद में शादी से पीछे हट गए। यही टी.एन. कौल बाद में भारत के विदेश सचिव बने। इस समझौते का पहला और दूसरा बिंदु था एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना। चीन ने इस समझौते की भावना के विरुद्ध जाते हुए भारत पर 1962 में आक्रमण कर दिया। चीन धीरे धीरे अपना शिकंजा तिब्बत पर कसता चला गया। एक समय ऐसा आ गया कि तिब्बत की जनता ने 1959 में चीनी सेनाओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अमेरिका उस समय तिब्बत के विद्रोहियों को अमेरिका के कई स्थानों पर और नेपाल में गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग दे रहा था और इन विद्रोहियों को पाकिस्तान की हवाई पट्टी से निरंतर पैराशूट द्वारा हथियार और गोला बारूद भी गिरा रहा था। लेकिन यह सीमित सेना चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के सामने कहाँ तक टिक पाती। उसी समय चीन ने एक थिएटर परफॉर्मेंस को देखने के लिए तिब्बत के शासक दलाई लामा को अपने अंगरक्षकों के बिना पीकिंग में आने का निमंत्रण दिया, जिसके कारण ये शक पैदा हो गया कि चीन की सरकार उनको गिरफ्तार करना चाहती है। तिब्बत की जनता ने दलाई लामा को बचाने के लिए दलाई लामा के निवास पटोला पैलेस के चारों तरफ घेरा डाल दिया। इसी दौरान एक सैनिक के वेश में दलाई लामा इस पैलेस से निकल गए और अमेरिका की CIA की मदद से भारत पहुंच गए। भारत सरकार ने उनको शरण दे दी। जब चीनी सरकार को दलाई लामा के बच निकलने की बात पता चली तो उसने लासा में बुरे तरीके से दमन चक्र चलाया और 2 तिब्बतन मॉन्स्ट्रीज को
तहस नहस कर दिया। घर घर तलाशी ली गई और जिसके घर से भी हथियार निकले उसको सरेआम गोली मार दी गई। भारत पंचशील समझौते के अंतर्गत तिब्बत को चीन का राज्य मान ही चुका था और इस तरह की कार्रवाई में कोई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार खो चुका था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, मुझे उम्मीद है कि मैं कोई भूत प्रेत नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं तिब्बत की हत्या को भारत के जिम्मे आता हुआ देख रहा हूं। लेकिन यहां तक कि एक बफर स्टेट की स्थिति को बनाए रखने में हमारी रुचि के बावजूद, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप हमारी 2500 मील लंबी सीमा चीन के सामने खुल गई है और इस बारे में मेरी गहरी संवेदना है। मुझे लगता है कि तिब्बत का खून हमारे कंधों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री को तिब्बत का नाम तक आना भी जरा भी पसंद नहीं है और वे उसकी आज़ादी के किसी भी उल्लेख को प्रत्यक्ष बकवास मानते हैं। नेहरू ने जो कुछ भी किया या नहीं किया उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। कमजोर की बलि दे दें और दबंग को संतुष्ट करें, यह स्वभावतः नेहरू के अनुकूल था। नेहरू एक शांतिवादी थे और वो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में जरा भी सक्षम नहीं थे। इसका नतीजा क्या रहा? वे लोग जो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को, विशेषकर कमजोरों को, उनकी परेशानियों के बीच छोड़ देते हैं, उन्हें यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि एक दिन उनका खुद का समय भी आ सकता है, और वो आया भी, जिसका भारत ने सन 1962 में अनुभव किया। जो कभी सबसे सुरक्षित सीमा थी वो नेहरू की बदौलत सबसे असुरक्षित सीमा में तब्दील हो गई थी। तिब्बत का अस्तित्व समाप्त होने के बाद अब भारत की सीमा सीधे चीन के साथ लगती थी और उसने ब्रिटिश सरकार के साथ तिब्बत के समझौतों को मानने से इनकार कर दिया और भारत की 4000 किलोमीटर की सीमा अब वल्नरेबल हो गई। सीमा पर छोटे छोटे आक्रमणों के बाद 1962 में युद्ध की नौबत आ गई, जिसमें हुई हार ने देश को बहुत गहरा जख्म दिया। चीन के साथ भारत के युद्ध में हार के कारणों पर मैं अलग से एक एपिसोड में बात करूंगा। आज के अंक में इतना ही। यह अंक आपको कैसा लगा? आप कृपया कमेंट अवश्य करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।